हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मेरे इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल एंटी मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे, उसके भी पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ा। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप सभी को पता होगा कि मलेरिया एक मॉस्किटो के काटने से होता है, एक मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। तो गाइस, सबसे बड़ी बात कि मलेरिया मॉस्किटो के बाइट करने से नहीं, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। और वो भी जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है उसके अंदर एक वायरस होता है जो पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम पैरासाइट वायरस बोलते हैं। जब तक ये किसी मॉस्किटो के अंदर नहीं पाया जाता है और वो वायरस आपको बाइट करेगा तो आपको मलेरिया या फिर कोई और डिजीज़ नहीं होगी। बट अदरवाइज अगर किसी मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्रेजेंट है और उसने आपको बाइट किया, सो यू आर द पेशेंट ऑफ मलेरिया। मॉस्किटो में भी मोस्टली फीमेल जो एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है, मोस्टली उसके बाइट करने से ही मलेरिया होती है। तो जो हमारा ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, ये आ जाएगा हमारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। अब अगर बात करें कि किसकी वजह से होता है, सो ये होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट वायरस की वजह से। तो ये हो गया हमारा कॉजेटिव एजेंट मॉस्किटो एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज मलेरिया एनाफ्लीज मॉस्किटो, जो कि एक फीमेल मॉस्किटो है। जो हमारा प्लाज्मोडियम है, इसके भी यहाँ 4 स्पीसीज हमें मिले हैं। तो फर्स्ट क्या है, पी वीवैक्स, देन पी फैल्सीफेरॉन, पी मलेरिया एंड द लास्ट इज पी ओवेल। अब गाइस, यहाँ पी क्या है, पी मीन्स प्लाज्मोडियम। अब अगर बात की जाए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कि मतलब ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करना पड़ा, तो एक छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको देती हूँ। अगर अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड देखा जाए, एक रिकॉर्ड के हिसाब से तो 15 मिलियन केसेस एंड 8 लाख डेथ पर ईयर हो रही थी। 1953 में जो रिकॉर्ड हमें मिला उससे ये पता चला कि पर ईयर 15 मिलियन केसेस एक्टिव केसेस थे और 8 लाख डेथ हो रही थी। उसके बाद अगर दूसरा रिकॉर्ड देखा जाए तो 198 मिलियन केसेस एक्टिव केस एंड 5,84,000 डेथ हो रही थी पर ईयर। 184 मिलियन एक्टिव केसेस एंड 8,84,000 डेथ हो रही थी पर ईयर। ये रिकॉर्ड है हमारा 2013 का। ये सब चीज़ें देखने के बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि जैसे अभी हम सब कोरोना से जूझ रहे हैं, जैसे हमारा देश, पूरा देश अभी कोरोना से लड़ रहा है, उसके लिए कोई ना कोई नई स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं। तो सेम इसी तरह उस समय भी एक स्ट्रेटजी बनाई गई सेम। अब हम स्ट्रेटजी की बात बाद में करेंगे। अगर देखा जाए तो उस समय भी सबसे ज़्यादा केसेस जो हमें मिल रहे थे वो अफ्रीका में मिल रहे थे। मीन्स 90% एक्टिव केस एंड 90% जो डेथ हो रही थी वो अफ्रीका में हो रही थी। अब अगर बात की जाए कि ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया, तो अभी तक आपने देखा कि ये जो केसेस थे और जो डेथ रेट थी वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम बुलाया गया, जिसमें कई कमिटीज़ की मीटिंग हुई, कई कमिटीज़ की बैठक हुई। सो 1946 में जो कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम चलाया गया उसमें भोर कमेटी ने एक रिकमेंडेशन चलाई। भोर कमेटी ने एक बिल पास किया कि हमें कुछ ऐसा करना होगा या कोई ऐसा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा जिसकी वजह से जो ये मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है ये जल्द से जल्द इसे कवर किया जा सके, और जो जितने भी एक्टिव केसेस हैं या पर ईयर जितने भी केसेस हो रहे हैं इनका डेटा भी कलेक्ट किया जाना था। भोर कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन चलाई उसमें उन्होंने बोला कि जो भी अवेलेबल केसेस हैं या जो भी एक्टिव केसेस हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रीट करना है। देन ट्रीटमेंट के लिए ट्रक अवेलेबल करवाने हैं, और साथ ही साथ जो केसेस हैं, जो केसेस एक्टिव हैं या फिर जो रिकॉर्ड है पर ईयर का, वो रिकॉर्ड भी उन्हें कलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना था। तो भोर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन चलाई। अब गाइस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी 1946 में, और उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1953 में।
इसके साथ ही साथ इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के 5 ईयर बाद, या ये कहें अंडर 5 ईयर, इसमें इराडिकेशन प्रोग्राम भी इंक्लूड किया गया था 1958 में। 1946 हमारा भोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, 1953 प्रोग्राम लॉन्च हुआ, साथ ही साथ 1958 में गाइस यहाँ में 5 साल का गैप मिल रहा है, मीन्स आफ्टर 5 ईयर इसमें इराडिकेशन प्रोग्राम भी इंक्लूड किया गया था। अब जानते हैं हम इसके कंपोनेंट के बारे में। तो गाइस इसके 3 कंपोनेंट रखे गए। सबसे पहला कंपोनेंट था इंडो मेडिकल असेसमेंट, देन सर्विलेंस एंड देन स्प्रेइंग। इंडो मेडिकल असेसमेंट, सर्विलेंस एंड स्प्रेइंग। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले कि इंडो मेडिकल असेसमेंट क्या था। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडो मेडिकल असेसमेंट हो, सर्विलेंस हो या स्प्रेइंग हो, ये सारी चीज़ें एक ट्रेंड मेडिकल टीम के द्वारा डन किया जा रहा था। अगर हम बात करें इंडो मेडिकल सर्विलेंस की, तो जो हमारा इंडो मेडिकल सर्विलेंस है ये डन किया जा रहा था बाय द ट्रेंड मेडिकल टीम के द्वारा, जो जिनका काम था कि जितने भी ससेप्टेबल टेस्ट हैं वो उनको फाइंड आउट करें। देन उसके बाद से आता है हमारा सर्विलेंस। अब यहाँ जो हमारा सर्विलेंस था इसे 2 फेज में डिवाइड किया गया, एक्टिव फेज एंड पैसिव फेज। एक्टिव एंड पैसिव। तो सबसे पहले एक्टिव फेज में क्या था? एक्टिव फेज में ये था कि जो भी वर्कर्स की ड्यूटी जहाँ भी लगी है, या फिर जिन भी वर्कर्स की पोस्टिंग जिस भी एरिया में की गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा या 10,000 की पॉपुलेशन को उन्हें कवर करना था, या फिर 10,000 की पॉपुलेशन अगर नहीं है तो उन्हें 2,000 हाउसेस को कवर करना था। 10,000 की पॉपुलेशन या फिर 2,000 हाउसेस को कवर करना था, और वहाँ उन्हें उस एरिया में ये आइडेंटिफाई करना था कि अभी भी ऐसे कितने लोग हैं जो कि मलेरिया के पेशेंट हैं या जिनके पास अभी भी एक्टिव केस हैं। देन ये सब चीज़ें पता करने के बाद उन्हें इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना था। और अब आता है हमारा पैसिव फेज। तो पैसिव फेज में क्या था? पैसिव फेज को तो सबसे पहले डन किया गया था पेरिफेरल लेवल पे। पेरिफेरल लेवल मतलब PHC हो गई, CHC हो गई, एंड देन SC मीन्स सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर। तो जो हमारा पैसिव फेज था इसे डन किया गया पेरिफेरल हेल्थ सेंटर पे या पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन पे। अब आता है हमारा सर्विलेंस। हमने कंपोनेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंडो मेडिकल असेसमेंट, सर्विलेंस एंड स्प्रेइंग। तो हमने 2 की बात कर ली। अब आता है हमारा असेसमेंट, स्प्रेइंग। तो स्प्रेइंग में क्या था कि हमें DDT से छिड़काव करना था। जो भी एंडेमिक एरिया है या जो भी लोकल एरिया है वहाँ DDT से छिड़काव करना था, और ये छिड़काव भी रेगुलर नहीं करना था, सिर्फ हफ्ते में 2 बार। अगर बात की जाए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की, तो गाइज अभी तक आपने जो डाटा देखा या जो रिकॉर्ड देखा उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि इसकी जो ड्रग की डिमांड थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। और ड्रग की डिमांड बढ़ने के कारण या जो मेडिसिन थी उसकी डिमांड बढ़ने के कारण जो भी हमारा जो सर्विलेंस का एरिया था, मीन्स जो भी वर्कर्स थे और जितने भी इंस्टीट्यूट थे ये सब कम पड़ रहे थे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए फिर एक वाइड नेटवर्क बनाया गया मलेरिया के लिए, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एक वाइड नेटवर्क बनाया गया, जिसे ऑर्गेनाइज किया या फिर जिसे कंट्रोल कर रहे थे जो हमारे वॉलंटरी वर्कर्स थे, वॉलंटरी हेल्थ वर्कर्स थे, वो हमारे इस वाइड एरिया को या यूँ कहें कि वाइड नेटवर्क को जो कंट्रोल कर रहे थे। जैसे कि अभी फ़िलहाल में देखा जाए ये जो कोविड टाइम चल रहा है, इसमें जो हमारे कोविड वॉरियर हैं वो अभी हमारे पूरे वॉलंटरी वर्कर्स को या फिर वो हमारा काम कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें जोड़ा गया अर्बन मलेरिया स्कीम। एंटी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर 1971 में एक स्कीम जोड़ी गई जिसे अर्बन मलेरिया स्कीम का नाम दिया गया। गाइस मैं जो भी ये यहाँ सन बोल रही हूँ आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार सारे जो सन थे अभी तक के वो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ। 1946 में भोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। देन 1953 में हमारा एंटी मलेरिया लॉन्च हुआ। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर मीन्स 1958 में इसमें इराडिकेशन प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया गया। अब उसके बाद से आया हमारा 1971 में अर्बन मलेरिया स्कीम। अब अर्बन मलेरिया स्कीम क्या है हम ये जान लेते हैं। जिस समय अर्बन मलेरिया स्कीम को लॉन्च किया गया
उस समय ये देखा गया कि जो वाटर टैंक थे या फिर जो वाटर कूलर थे, फ्लावर पॉट्स वगैरह जिनमें पानी जहाँ इकट्ठा होता है, उन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। जहाँ का पानी गंदा होने की वजह से या फिर पानी को डिसइंफेक्टेड ना किए जाने की वजह से वहाँ जो मलेरिया के जो मॉस्किटोज थे वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहे थे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर उन्हें ये एडवाइस किया गया या फिर उन्हें ये बताया गया कि थ्रू द लार्विवो फिश वायरस, ये एक वायरस का नाम है लार्विवो फिश, जो कि जहाँ पानी इकट्ठा होता है या जहाँ ये मलेरिया के जो मॉस्किटो पाए जाते हैं, वहाँ अगर इस वायरस को या फिर इसे अगर स्प्रे कर दिया जाए तो वहाँ जो भी मलेरिया के जो एजेंट होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो उन्हें ये एडवाइस किया गया कि ये जो लार्विवो फिश वायरस है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए वाटर टैंक में, फ्लावर पॉट में या ऐसी जगह जहाँ भी ये जो डिसइंफेक्टेड वाटर है या गंदा पानी है वो कलेक्ट हो रहा है। और गाइस, मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात बता दूँ कि जो हमारा रेनी सीज़न होता है, मीन्स जो हमारा जून का महीना होता है, इसे मलेरिया मंथ भी बोला जाता है। सो आप इस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है और आगे भी पुटअप की जा सकती है कि मलेरिया मंथ किसे कहते हैं। सो जून का जो महीना होता है या जिसे हम रेनी सीज़न बोलते हैं, उस मंथ को मलेरिया मंथ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस मंथ में बारिश होने की वजह से जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी के इकट्ठा होने की वजह से जो वायरस का जो मलेरिया होती है, जो हमारा मॉस्किटो है, ये जगह जगह इसका लार्वा फिर पाया जाने लगता है, जिसकी वजह से जो मॉस्किटो है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, ये ग्रो करती है। इसलिए जो हमारा जून का महीना है, इसे मलेरिया मंथ भी बोला जाता है। अब गाइस, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा अर्बन मलेरिया स्कीम था, इसमें कितने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड थे। सो 139 स्टेट को इसमें इंक्लूड किया गया था, और उसके साथ ही साथ 19 स्टेट को और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया था। और लगभग सब जगह एक ही चीज़, एक हेल्थ एजुकेशन ज़रूर दिया जा रहा था कि लार्विवो फिश वायरस का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो ये जो वायरस है या जो मलेरिया के जो भी एजेंट है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो या फिर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट बार से ट्राई करूँगी कि मेरा वीडियो और अच्छा बने। सो थैंक यू।